तो हमने 70 के दशक तक का बच्चे देख लिया था कि 1970s में, ठीक है, लैंगिक मुद्दे कौन कौन से थे बच्चे, ठीक है, लैंगिक मुद्दे कौन कौन से थे। कोमल एक काम कर बच्चे ना, राजकमल ने मेरे को लगता है लेफ्ट किया है विदाउट क्या कर माइक ऑफ किए हुए, ठीक है, और ठीक है हाँ ज्वाइन कर लिया, ठीक, और जिसका भी माइक ऑन होगा ना बच्चे वो माइक एक बार ऑफ कर लेना, ठीक है ना, सब अपना अपना माइक ऑफ कर लो, जब पूछना होगा तभी ऑन करना, क्योंकि आवाज़ मेरी ही रिपीट आ रही है, ठीक है, तुम लोग तक पहुँचेगी नहीं, ठीक है। तो इशारा करके डिस्प्ले में दिख रहा है, ठीक है, तो तुम लोग इशारा करके पूछ सकते हो, ठीक है, आवाज़ आ रही है ना, तो साइन अप का बस साइन कर देना, ठीक है। तो आप जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चे वो जेंडर इन पॉलिटिक्स इन इंडिया ही कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब लैंगिक और भारत में राजनीति को देखा जा रहा है, ठीक है। तो 80 के दशक में जो लैंगिक मुद्दे थे, यानी जो जेंडर इश्यूज था बच्चे कि कौन कौन से लैंगिक मुद्दे थे 90s के 80s के पीरियड में, 80 के दशक में, यानी महिलाओं से संबंधित कौन कौन से मुद्दे खास तौर से उठाए गए थे बच्चे, ठीक है ना, लैंगिक मुद्दे खास तौर से 80 के दशक में कौन से उठाए गए थे, खास तौर से महिलाओं से संबंधित लैंगिक मुद्दे कौन से उठाए गए थे। तो एक्चुअली वहाँ पे बातचीत जो होता है बच्चे वो उठाया गया था कि 80 के दशक में जो आंदोलन शुरू हुआ बच्चे, महिलाओं से संबंधित जो आंदोलन शुरू हुआ, वहाँ समानता के लिए बातचीत नहीं हो रही थी कि महिलाओं को एक प्रकार से हमें समानता देना है, क्योंकि महिलाओं के लिए समानता से पहले जो आंदोलन चले थे बच्चे उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को एक प्रकार से समानता जो थी वो क्या हो रही थी, प्राप्त हो रही थी, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था वो समान होना शुरू हो गया था धीरे धीरे। लेकिन जो 80 का दशक था बच्चे, यहाँ पे महिलाओं से संबंधित कुछ अलग प्रकार की मांगे शुरू हुई थी। जैसे महिलाओं ने मांग की कि हमें हमारी एक विशिष्ट पहचान होनी चाहिए। विशिष्ट पहचान का मतलब ये है कि मुझे किसी महिला को लोग उसके नाम के वजह से जाने, विशिष्ट पहचान का मतलब ये होता है, या फिर उस महिला को उसके कार्यों के वजह से क्या हो पहचान प्राप्त हो, उसके बच्चों की वजह से उस महिला की पहचान नहीं होनी चाहिए, या उस महिला की पहचान उसके पति के वजह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या फिर उस महिला की पहचान उसके पिता के वजह से नहीं होनी चाहिए, उस महिला की खुद की एक क्या होनी चाहिए, विशिष्ट पहचान होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। और वो विशिष्ट पहचान महिला कब अपनी बना सकती है, तो विशिष्ट पहचान उसे तभी प्राप्त होगा बच्चे जब उसे हम सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने का क्या करेंगे, अवसर देंगे बच्चे। किसी महिला की एक विशिष्ट पहचान तब बन पाती है जब आप उसे क्या करेंगे, जब आप उसे सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर देंगे बच्चे, तब जाकर कहीं उसे एक प्रकार से क्या हो सकती है, एक प्रकार से उसे कहीं विशिष्ट पहचान बनाने का अवसर प्राप्त हो सकता है बच्चे। वरना घर में आप रखेंगे उस महिला को तो वो कोई किसी भी प्रकार की अपनी विशिष्ट पहचान नहीं बना सकती है। घर में अगर रह रही है तो बच्चों के नाम से जानी जा रही है, या पति के नाम से जानी जा रही है, अपने पिता के नाम से जब वो सामाजिक क्षेत्रों में आती है बच्चे, अब सामाजिक क्षेत्र में आएगी तो अगर वो एक अच्छी अध्यापिका बनती है बच्चे तब भी उसकी एक क्या होगी, पहचान होगी। कल को एक साइंटिस्ट बनती है बच्चे तब भी उसकी खुद की पहचान होगी। अगर वो साइंटिस्ट है तो लोग उसे उसकी नाम के वजह से क्या करेंगे, उसे जानेंगे बच्चे, ठीक है। और देन उसके बाद ये तरह से क्या होता है बच्चे, विशिष्ट पहचान होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक प्रकार से क्या बोलते हैं, विशिष्ट पहचान बोलते हैं। इस तरह से विशिष्ट पहचान होती है। दूसरी जो उठाया गया था बच्चे, सेकेंड पॉइंट है, वहां पे महिलाओं के आंदोलन में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं बाल विकास जैसे नारीवादी मुद्दे उठाए गए थे। यानी महिलाओं के हेल्थ से रिलेटेड क्या करना पड़ेगा, राज्य को योजनाएं बनानी पड़ेंगी जिसमें हम महिलाओं को क्या करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे बच्चे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र महिला हो या फिर वो महिला कहाँ पे हो, अर्बन एरियाज में, यानी शहरी क्षेत्र में रह रही है वहां पर भी उसे सारी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए स्वास्थ्य से संबंधित, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा उसे मिलनी चाहिए। परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग, तो जो फैमिली प्लानिंग है ना बच्चे, कि फैमिली मुझे प्लान करना है, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, महिला का होना चाहिए, ठीक है। कि फैमिली प्लान करना है कि भाई मुझे एक बेबी बॉर्न करना है, मुझे एक बच्चा चाहिए, तो उस बच्चा एक मुझे चाहिए, तो उसके लिए उसमें सबसे बड़ा दबाव जो होना चाहिए वो पति का नहीं होना चाहिए, वहाँ पे उस महिला का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए कि क्या वो सही में फैमिली प्लान करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। अगर वो मना कर रही है तो आप उसके लिए अगर दबाव बनाते हैं बच्चे तो एक प्रकार से क्या माना जाएगा, हिंसा माना जाएगा। तो फैमिली प्लानिंग भी बच्चे
कौन डिसाइड करेगा? महिला डिसाइड करेगी। समाज डिसाइड नहीं करेगा, परिवार उसका डिसाइड नहीं करेगा, वो महिला डिसाइड करेगी जिसको बेबी बॉर्न करना है, वो डिसाइड करेगी कि मुझे अभी बेबी चाहिए या नहीं चाहिए। पति नहीं डिसाइड कर सकता है, परिवार डिसाइड नहीं कर सकता है। इस प्रकार के मुद्दे उठाए गए थे बच्चे। प्लस बाल विकास, जो बच्चों से संबंधित विकास है बच्चे, उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे अगर कोई महिला जॉब कर रही है, ठीक है, और उस समय उसका अगर एक छोटा सा बेबी है बच्चे जो 1 मंथ का है, तो वहाँ पे जिस संगठन में वो काम करती है, उस संगठन के द्वारा उस महिला को कम से कम आप 6 मंथ का क्या करें, लीव दें। मतलब बेबी बॉर्न से पहले और बेबी बॉर्न होने के बाद। ये एक प्रकार से क्या होता है, बाल विकास के अंदर आता है बच्चे, कि महिलाओं को बच्चों के विकास और कल्याण के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, इतना अधिकार महिलाओं को देनी पड़ती है। तो जो नारीवादी आंदोलन था बच्चे, जिसको फेमिनिज्म मूवमेंट बोलते हैं, उसमें इस प्रकार के क्या हुए थे, मुद्दे उठाए गए थे बच्चे। क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ तक? दीपा क्लियर हुआ बच्चे? ठीक है। दूसरी जो चीजें बच्चे आती हैं वो आती है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को अपराध माना गया तथा पुलिस द्वारा बाध्यकारी रूप में केस दर्ज करने का प्रावधान किया गया बच्चे। यानी ये बोला गया 80 के दशक में कि अगर महिला के विरुद्ध कोई भी हिंसा होती है तो वो एक प्रकार से हिंसा क्या होगी बच्चे, बाध्यकारी होगी बच्चे। ठीक है, अगर महिलाओं के द्वारा अगर कोई भी हिंसा होती है बच्चे, तो हिंसा एक प्रकार से क्या होगी, बाध्यकारी होगी बच्चे। उस हिंसा को एक प्रकार से हम लोग क्या मानेंगे, बाध्यकारी मानेंगे बच्चे। ठीक है ना, हिंसा जो होगी एक प्रकार से क्या होगी, वो बाध्यकारी रूप में मानी जाएगी कि हिंसा आपने किया। अगर किसी महिला के साथ हिंसा हो रहा है, दीपा बच्चे माइक ऑफ कर लो, दीपा बच्चे माइक ऑफ कर ले, क्योंकि आवाज मेरी ही रिटर्न आ रही है बच्चे। ठीक है, तो जनरली मैंने बोला कि अगर महिलाओं के खिलाफ कोई भी हिंसा होता है, महिलाओं के विरुद्ध कोई भी हिंसा होगा, तो वो एक अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। और पुलिस को बाध्यकारी रूप में ये बोला गया है कि अगर वो महिला शिकायत करती है तो पुलिस को उस महिला की शिकायत को स्वीकार करना पड़ेगा, और जिसके खिलाफ कर रही है उसके खिलाफ FIR क्या करना पड़ेगा, दर्ज करना पड़ेगा। तो अगर कोई महिला बोल रही है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है बच्चे, घरेलू हिंसा हो रहा है, लेकिन पुलिस वाला जो हेड है जिसको FIR लिखना है, वो कह रहा है नहीं जाओ, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, पति पत्नी में तो इस तरह की चीजें होती हैं। नहीं, 80 के दशक में लैंगिक मुद्दे में रखा गया कि अगर महिला, कोई भी महिला शिकायत कर रही है, अपने फैमिली को लेकर कर रही है शिकायत, या फिर पति को लेकर शिकायत कर रही है, समाज में किसी और को लेकर अगर शिकायत कर रही है बच्चे, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसको एक प्रकार से आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी बच्चे। उसकी शिकायत को एक प्रकार से क्या करना पड़ेगा, FIR दर्ज करना। ये 80 के दशक में हुआ बच्चे। 80 के दशक से पहले तो महिलाओं की FIR को तो लिया ही नहीं जाता था। अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत भी होता था तो परिवार और समाज क्या करता था, एक उस महिला के ऊपर दबाव बनाता था और दबाव बना के मुद्दे को रफा दफा कर देता था। इस तरह की चीजें बहुत अधिक हो रही थी, जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर माना जा रहा था कि बहुत अधिक क्या हो रहा है, एक अत्याचार हो रहा है बच्चे। दूसरी चीजें हैं बच्चे की, जैसे महिलाओं, बहुत सारी महिलाएं जो प्रताड़ित थी बच्चे 80 से पहले अगर देखा जाता है, तो उसमें एक दहेज का सबसे बड़ा रोल था बच्चे। दहेज जो प्रथा थी बच्चे, उस दहेज प्रथा का बहुत बड़ा एक रोल माना जाता है। और बहुत सारी महिलाओं को दहेज नहीं देने के वजह से, यानी शादी से पहले दहेज मांगा जाता है, एक तो कि शादी से जब होगी उस लड़की, उससे पहले दहेज की मांग होती है। तो अगर वो लड़की अपने साथ दहेज लेकर नहीं आती थी, तो जो उसका परिवार होता था, जिस परिवार में वो शादी करके आती थी, वो परिवार कहीं ना कहीं उसे एक प्रकार से क्या करता था, प्रताड़ित करता था और बोलता था कि आपको दहेज लेकर आना पड़े। कभी कभी क्या होता था कि दहेज तो लेकर आती थी, लेकिन लालच, उस परिवार का लालच क्या करता था, दबाव बनाता था और बोलता था कि तुम दहेज लेकर आओ। और उस दहेज में बहुत सारी महिलाओं को या तो जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे क्या होते थे, वायलेंस होते थे बच्चे। इस चीज को देखते हुए हमारी सरकार ने, जो केंद्र सरकारें थी बच्चे और कुछ राज्य सरकारों के सहयोग से दहेज कानून का निर्माण किया। दहेज कानून तो पहले बन गया था बच्चे, लेकिन दहेज कानून को और भी जो मजबूत किया गया था वो 80 के बाद किया गया। 80 के बाद से जो दहेज निरोधक कानून है बच्चे, जो एक प्रकार से दहेज लेना और देने को एक प्रकार से क्या मानता है, अपराध मानता है, उस कानून को बहुत क्या किया गया, स्ट्रॉन्ग किया गया। अगर किसी महिला के साथ
मान लेते कि किसी महिला की किसी परिवार ने उस महिला से दहेज की मांग की और वो महिला ने दहेज देने से मना कर दिया, अगर उस परिवार ने उसकी हत्या कर देती है तो उसमें पूरे परिवार को दोषी माना जाता था बच्चे, और पूरे परिवार को अरेस्ट करके सीधा क्या कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता। तो जो दहेज कानून था हमारे यहाँ बच्चे, वो कहीं ना कहीं वो कानून जो था वो महिलाओं को तो सुरक्षा दे रहा था, लेकिन कुछ महिलाएं जो थी उस दहेज कानून का एक प्रकार से दुरुपयोग भी करने लग गई बाद में, कि वो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि अगर उस परिवार में उस महिला से नहीं बन रहा है, या फिर वो महिला जो है वो परिवार के साथ नहीं रहनी चाहती, एक न्यूक्लियर फैमिली यानी पति के साथ सिर्फ रहना चाहती थी, तो अपने सास ससुर पे क्या कर देती थी, दहेज के केस डाल देती थी, और उसमें क्या होता था कि जो सास ससुर होते थे वो सीधा जेल में चले जाते थे। तो इस तरह से इस कानून का क्या हो रहा था, दुरुपयोग हो रहा था, जिसमें कुछ अभी सरकार ने धीरे धीरे क्या किया, सुधार किया। लेकिन ध्यान में रखना बच्चे, जो भारत का दहेज प्रतिरोधक का दहेज निरोधक जो कानून था बच्चे, ये संयुक्त बैठक के द्वारा इस कानून का निर्माण हुआ था। ध्यान में रखना, जो दहेज हमारे यहाँ प्रथा निरोधक कानून है बच्चे, ये संयुक्त बैठक के द्वारा, संयुक्त बैठक का मतलब ये है कि ये कानून अलग अलग सदन से तो बन ही नहीं रहा था, अलग अलग सदन इस कानून को पास ही नहीं कर पा रहा था, तो दोनों सदनों की एक साथ बैठक कराई गई और उस बैठक में इस कानून को क्या किया गया था, पास किया गया था। तो संयुक्त बैठक जो सबसे पहला हुआ था बच्चे, ज्वाइंट सिटिंग जिसको संयुक्त बैठक बोलते हैं, उस संयुक्त बैठक जो सबसे पहले देखा गया था वो देखा गया था दहेज प्रथा निरोध कानून के अंतर्गत बच्चे, जहां लोकसभा के भी एमपीज को एक जगह बुलाया गया, राज्यसभा के एमपीज को बुलाया गया, और दोनों सदनों में उस बिल को क्या किया गया, डिस्कस किया गया, फिर पास किया गया, और पास करने के बाद से जाकर वो फिर कानून क्या हुआ है बच्चे, लागू हुआ है। लेकिन दहेज कानून, जैसे प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है बच्चे, वो मानता है कि भारत का अब तक का जो सबसे बकवास कानून है, जो सबसे बेकार एक कानून है, उसमें दहेज प्रथा है बच्चे। दहेज प्रथा जो कानून था उसका निर्माण किया गया था दहेज को रोकने के लिए और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, लेकिन दहेज कानून के द्वारा तुमने देखा होगा कि दहेज लेना रुका नहीं, ठीक है ना। दहेज आज भी लोग लेते हैं, बस तरीका क्या हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। अब लोग सीधा नहीं मांगते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मांगकर अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, मांग करते हैं। तो दहेज कानून का मतलब ये था कि दहेज ना तो लिया जाए ना तो दिया जाए, लेकिन अगर लिया जा रहा है और दिया जा रहा है तो कहने का मतलब जो हमने कानून का निर्माण किया है बच्चे, वो कहीं ना कहीं कानून एक प्रकार से बकवास है, बेकार कानून है। कानून तो आपने बना दिया लेकिन उस कानून का महत्व नहीं है। तो कहने का मतलब ये है बच्चे, कोई भी कानून अगर संसद निर्मित कर देती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस कानून का पालन होना शुरू हो गया। पालन उस कानून का तभी होता है बच्चे जब जनता अपनी सहमति देती है, यानी जब तक हमारी जनता नहीं चाहेगी बच्चे, तब तक, जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक बच्चे दहेज प्रथा नहीं रुकेगा। जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता अगर जिस दिन चाह ले, पूरी आवाम जिस दिन चाह ले कि नहीं हमें दहेज लेना नहीं है और दहेज देना नहीं है, उस दिन दहेज ना तो लिया जाएगा ना तो दहेज दिया जाएगा। सिर्फ कानून बना देने से कोई समस्या हल नहीं हो जाती है, उस समस्या को हल करने के लिए लोगों की एक सहमति की भी आवश्यकता होती है बच्चे, कंसेंट की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में यही खास बात होता है। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं बच्चे, वहां माना जाता है कि लोगों को कानून बनाकर सुविधाएं तो दी जा सकती हैं, लेकिन वो सुविधाएं तभी बेहतर तरीके से प्राप्त होंगी जब वहां पे हम क्या कर दें, एक प्रकार से कानून का सहमति का भी निर्माण कर दे, कि लोग एक सहमति दे दे बच्चे। अब जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस को अगर रोकना है तो क्या तुम कानून बनाकर रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो ना। उसमें लोगों की एक सहमति चाहिए बच्चे, तब जाकर कहीं कोरोना वायरस का जो फैलाव हो रहा है वो क्या हो सकता है, कम। अगर जनता सरकार के साथ सहयोग नहीं करेगी तो वो चीज क्या होती है, बढ़ती है बच्चे। तो ये चीजें मैंने तो 80 के दशक में एक और केस है बच्चे जो काफी फेमस है, उसको ब्रैकेट में मैंने किया होगा, सती निरोधक कानून, जो 1987 में आता है। वैसे पहले ही सती निरोधक कानून आ गया था, ब्रह्म समाज जब राजा राम मोहन राय जो थे बच्चे, उनके ठीक है उनके सहयोग के द्वारा सती प्रथा कानून तो आ गया था, लेकिन उस समय का जो सती प्रथा कानून था वो उतना मजबूत नहीं था, मतलब मजबूत नहीं था। और देखा गया 1987 में बच्चे एक रूप कवर सती केस है बच्चे, जिसमें उस महिला को जला दिया जाता है उसके पति के साथ, 1987 में बच्चे। इस सती निरोधक कानून को 1987 में और मजबूत किया गया। सोचो
कि 90 जब देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले सती प्रथा जैसी चीजें थी, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी भारत के कुछ राज्यों में सती जैसी चीजों को क्या किया जा रहा था, अपनाया जा रहा था, सती प्रथा। उस सती प्रथा को पूरी तरह से रोकने के लिए बच्चे एक प्रकार से सती निरोध जो कानून 1987 में आया था, जिसको रूप कवर सती केस बोलते हैं बच्चे, इसी केस के बेस आधार पे बच्चे सती निरोधक कानून 1987 का आता है, जो पूरी तरह से भारत में सती प्रथा को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है बच्चे। आई बात समझ में? आगे जब हम बढ़ते हैं बच्चे तो तुम्हें मिलेगा कि जो नारी आंदोलन है बच्चे, जो नारीवादी आंदोलन है, उसमें विभाजन आ गया। किस प्रकार से विभाजन आ गया? वो विभाजन तुम्हें समझने को मिलेगा शाहबानोवाद से, ठीक है ना। शाहबानोवाद जो केस था जिसमें 3 तलाक के द्वारा उस मुस्लिम महिला को उसका पति क्या कर देता है, तलाक दे देता है, और तलाक देने के बाद बोल देता है कि मैं आपको गुजारा भत्ता नहीं दूंगा। और वो फिर महिला क्या करती है, अपने गुजारे भत्ते के लिए क्या करती है, उच्च न्यायालय यानी मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट जो है वहां पे जाती है, और हाई कोर्ट जो है वो अपने निर्णय में बोलता है कि नहीं, पति को क्या करना पड़ेगा, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अब जो गुजारा भत्ता देना पड़ेगा बच्चे, ये तो कानून बोल रहा है, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है बच्चे, मैंने बताया भी होगा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है और हिंदू पर्सनल लॉ है, उसमें बड़ा अंतर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो शरीयत के आधार पे कार्य करता है, और शरीयत में बोला गया है कि मुस्लिम पति के द्वारा मुस्लिम महिला पत्नी को किसी भी प्रकार का गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। अब क्या हुआ बच्चे, जो नारीवादी आंदोलन चल रहा था जिसमें हिंदू महिलाएं और बाकी की महिलाएं मिलकर एक साथ क्या कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, उसमें आंदोलन क्या हो गया, बट गया बच्चे। आंदोलन में एक प्रकार से क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। विभाजन क्या हो जाता है कि हिंदू महिलाएं अलग और मुस्लिम महिलाएं अलग। तो कहीं ना कहीं आंदोलन अगर विभाजित हो गया बच्चे, तो आंदोलन क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो कभी कभी आंदोलन को तुम जानते भी हो कि किसी भी आंदोलन को अगर समाप्त करना है हमें, तो उस आंदोलन को हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले कमजोर करना चाहिए। और कमजोर करने के लिए क्या कर दो, विभाजन कर दो। और विभाजन कैसे हुआ, किसी को कुछ अधिकार दे दो और किसी के कुछ अधिकारों को क्या कर दो, सीमित कर दो। अपने आप क्या हो जाएगा, दोनों में जो भी लोग होंगे उसमें एक प्रकार का क्या हो जाता है, विभाजन खड़ा हो जाता है बच्चे। तो ध्यान में रखना, तुमसे कभी लोग जानना चाहेंगे कि तुमसे लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बच्चे शाहबानो जो वाद था, शाहबानो जो केस था, शाहबानो में एक्चुअली उस महिला मुस्लिम को क्यों नहीं उसके पति के द्वारा गुजारा भत्ता दिया जा रहा था। तो वहां सीधा आंसर करना है तुम्हें कि शरीयत कानून में प्रावधान है ही नहीं। उनका जो शरीयत लॉ है, मुस्लिमों का एक शरीयत कानून होता है बच्चे, जिसके आधार पे वो पूरा का पूरा उसना व्यक्तिगत कानून कार्य करता है। तो जो शरीयत कानून है बच्चे, उस शरीयत कानून में प्रावधान ही नहीं है कि मुस्लिम पति के द्वारा मुस्लिम पत्नी को क्या करना चाहिए, गुजारा भत्ता मिलना चाहिए बच्चे। इसलिए वो लोग गुजारा भत्ता देने से क्या कर दिए, मना कर दिए बच्चे। एक तो कारण ये था नारीवादी आंदोलन के विभाजन का। दूसरा कारण था बच्चे, भारत में जो पिछड़ी जातियां थी और जो दलित जातियां थी, जो पिछड़ी जातियां थी और जो दलित जातियां थी, ठीक है, दलित और पिछड़ी जाति की जो महिलाएं थी, उन्होंने बोला कि हमारे हित उच्च जाति के हितों से क्या है, अलग है। तो अब एक सामान्य कैटेगरी से महिला आ रही है और एक पिछड़ी जाति से महिला आ रही है और एक निम्न जाति से महिला आ रही है। सभी महिलाओं ने बोला कि हमारे हित क्या है, अलग अलग। जब सभी का सामान्य हित ही नहीं होगा बच्चे, तो आंदोलन कैसे चलेगा। तो हित अलग अलग होने की वजह से भी बच्चे क्या हो गया कि जो नारीवादी आंदोलन था उसमें एक प्रकार का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो नारीवादी आंदोलन में इस प्रकार से तुम विभाजन को बता सकते हो बच्चे। तो नारियों को लेकर भी जो नारियां हैं या नारियों से संबंधित जो संगठन है ना, वो पूरी तरह से एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे। एक मंच पे अगर वो आ जाते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं नारीवादी आंदोलन में जो भी मुद्दे हैं नारियों से संबंधित, वो मुद्दे हल किए जा सकते हैं और महिलाओं को वो सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। अब हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं बच्चे। 90 के दशक में लैंगिक मुद्दे क्या थे, यानी 90 के दशक में कौन से नारीवादियों से संबंधित मुद्दों पे मांग होनी शुरू हुई बच्चे। नारियों ने किन तरह के मुद्दों पे बातचीत करना शुरू किया। 90 के बाद तुम देखोगे बच्चे, 90 के बाद अगर देखते हैं तो नारीवादी आंदोलन में एक तो बलात्कार यानी रेप जैसे मुद्दों को उठाया गया। दूसरा सेक्सुअल हरासमेंट बच्चे, यौन दुराग्रह बोला जाता है उसको। तीसरा घरेलू हिंसा। चौथा स्वास्थ्य नीति। ये कुछ मुद्दे थे बच्चे जो 90 के दशक में आते हैं। 90 से पहले
बलात्कार जैसे केसेस में, यानी जो बलात्कार और रेप जैसे केसेस होता था बच्चे, उसमें एक तरह से जो विक्टिम होता था, जिसके साथ रेप हुआ होता था बच्चे, उसे ही दोषी ठहरा देते थे। और जो रेप करता था वो क्या होता था, बच के निकल जाता था। और समाज में पूरा दोष किसके ऊपर डाल दिया जाता था, उस महिला के ऊपर डाल दिया जाता था। महिला को समाज में जीने नहीं दिया जाता था। पूरा समाज में क्या होता है, जैसे रूढ़िवादी समाज है बच्चे, कंजर्वेटिव सोसाइटी तो होती है, पता चला कि बाकी का जो समाज है उसे क्या कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। ना तो उसके साथ उठना बैठना, ना तो खान पान, ना तो सामाजिक कार्यों में भागीदारी, उसका ये सारी समस्याएं हो रही थी। तो बलात्कार जैसी चीजों को उठाया गया बच्चे। और बलात्कार में ये हुआ कि जो व्यक्ति बलात्कार कर रहा है, जिस व्यक्ति के द्वारा बलात्कार हो रहा है या जिसने किया है बच्चे, उसे अधिकतम से अधिकतम क्या होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए बच्चे। जैसे निर्भया केस में तो फांसी की सजा दी गई, ठीक है, कुछ लोग भी उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होता था, इसमें फांसी की सजा नहीं होती थी। मुश्किल से 90 से पहले 3-4 साल की उन्हें सजा दी जाती थी। उसमें भी पेरोल पे कुछ समय के लिए आ जाते थे और कुछ समय जेल में रह लेते थे, सजा उनकी क्या हो जाती थी, खत्म। 90 के बाद से बलात्कार में बच्चे ये रखा गया कि कम से कम लाइफ टाइम उम्र कैद की सजा होगी। और उम्र कैद की सजा 14 साल की नहीं होगी। जब तक उम्र आपकी है बच्चे, जब तक आप जिंदा हैं, जीवित हैं, जब तक आपका शरीर और मानसिक स्थिति अगर कार्य कर रही है, तब तक आपको जेल में क्या किया जा सकता है, बंद करके रखा जा सकता है। क्योंकि आप समाज के लिए एक प्रकार से क्या है, हानिकारक है बच्चे। आप समाज के लिए एक तरह से क्या करेंगे, तो ये मुद्दे 90 के बाद उठे बच्चे। दूसरा, सेक्सुअली हरासमेंट बच्चे, खास तौर से कार्यस्थलों पर देखा गया। कार्यस्थल जहां महिलाएं काम करती हैं बच्चे, तो वहां पे पुरुष भी काम करते हैं। और जो कार्य पब्लिक जब डिपार्टमेंटों में आओगे बच्चे ना, तो तुम देखोगे, या प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी जब जाओगी तो देखोगे वहां महिला और पुरुष का रेशियो जो है बराबर नहीं होता है। महिलाएं क्या होती हैं, कम होती हैं। और जो पुरुष है वो क्या समझता है कि महिलाओं पर मेरा क्या अधिकार है, तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है, अश्लील कमेंट करना, ये सारी चीजें कार्यस्थलों पे बहुत हो रहा था बच्चे। महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीजें बहुत अधिक हो रही थी। उसमें एक बच्चे उच्चतम न्यायालय ने विशाखावाद राजस्थान में ये केस आया था, विशाखावाद वर्सेस राजस्थान। वहां विशाखावाद में ये बोला गया था कि बच्चे कि जितनी भी महिलाएं किसी भी जगह पे कार्य कर रही हैं, उनको पूरा एक प्रकार से यौन उत्पीड़न पे वहां पे क्या होना चाहिए, रोक होना चाहिए। अगर कोई महिला शिकायत कर रही है कि उसके साथ कुछ गलत लोग कर रहे हैं, उस संगठन के लोग, तो तुरंत उस संगठन को उस व्यक्ति के खिलाफ क्या करनी चाहिए, शिकायत दर्ज करनी चाहिए, इंक्वायरीज बैठानी चाहिए। और इंक्वायरीज में अगर वो दोषी पाया जाता है तो सिविल कोर्ट में, बाकी नॉर्मल कोर्ट में क्या होगा, उसका केस चलना शुरू होगा और उसे जो भी सजा होगी वो सजा देगी बच्चे। तो तुमसे पेपर में पूछा जाएगा बच्चे कि जो विशाखावाद है, ये विशाखा नाम है लड़की का, वर्सेस स्टेट ऑफ था बच्चे, ठीक है ना। मतलब एक महिला ने राज्य सरकारों के खिलाफ क्या किया था, केस डाला था, और उस केस में निर्णय जो था वो विशाखा के फेवर में आया था। और वहां पे ये बोला गया था कि जितने भी पब्लिक प्लेस हैं या प्राइवेट प्लेसेस हैं, वहां पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न ना हो, यौन उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी आपको व्यवस्था करनी चाहिए बच्चे। तो जो भी कार्यस्थल है बच्चे, जहां भी महिलाएं कार्य कर रही हैं, वहां पे हमें एक प्रकार का क्या करना चाहिए, व्यवस्था करना है। तो सीधा पेपर में क्या आएगा कि विशाखावाद किससे संबंधित है, तो महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न जैसी चीजों से क्या करता है, विशाखावाद जो है बच्चे, निर्णय जो है वो क्या करता है, उन्हें सुरक्षा दिलाने में एक प्रकार से क्या करता है, मदद करता है। तो ये विशाखावाद ध्यान में रखना है बच्चे, काफी फेमस केस है और आईजीपी में भी ये पूछा जा सकता है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट में, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जब देखते हो, 7th यूनिट जब पढ़ोगे ना, तो 7th यूनिट में भी ये टॉपिक आता है हमारा, ठीक है ना बच्चे। नेक्स्ट था बच्चे, कुछ महिला संगठनों ने, जो महिलाएं संगठन थी बच्चे, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित एक प्रकार से उन्होंने किसकी मांग की थी, आरक्षण की मांग करनी शुरू की बच्चे, ठीक है। आरक्षण की एक प्रकार से मांग करना शुरू किया गया, ठीक है। और आरक्षण की मांग में बच्चे ये मांग हुआ था कि महिलाओं को संसद में एक प्रकार से क्या किया जाए, आरक्षण दिया जाए। महिलाओं को संसद में एक प्रकार से क्या करना चाहिए, हमें आरक्षण देना चाहिए बच्चे। लेकिन अभी तक महिलाओं को संसद में यानी लोकसभा में आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, राज्यों की विधानसभाओं में भी आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ये मुद्दा उठ रहा है कि महिलाओं को
अगर आप महिलाओं के साथ एक लैंगिक समानता लाना चाहते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं आरक्षण दीजिए। जैसे पंचायती सिस्टम में बच्चे, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है, लेकिन लोकसभा में आरक्षण अभी नहीं मिला है, विधानसभाओं में आरक्षण नहीं मिला है। तो महिलाएं जो हैं, कुछ महिला जो संगठन है वो महिलाओं के रिजर्वेशंस की बात कर रही है, कहाँ पे, लोकसभा में और विधानसभाओं में बच्चे, अभी आरक्षण वहां पे नहीं। 2005 में बच्चे एक और कानून लाया गया था, घरेलू हिंसा निवारक विधेयक, ठीक है। यानी किसी भी महिला के साथ एक प्रकार का घरेलू हिंसा, किसी भी परिवार के द्वारा उस महिला के साथ किसी प्रकार का अगर हिंसा किया जाता है तो एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में रखा जाता है बच्चे, उसे एक प्रकार से क्या माना जाता है, अपराध माना जाता है। और उसके लिए 2005 में सरकार ने घरेलू हिंसा निवारक विधेयक कानून का क्या कर रखा है, निवारण कर रखा है बच्चा, निर्माण कर रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि घरेलू हिंसा निवारक जो विधेयक है बच्चे, इसका 2005 में क्या किया गया था, निर्माण किया गया था बच्चे। क्लियर? '96 में जब आओगे बच्चे तो पहली बार संसद में ये मांग उठनी शुरू हुई कि 1/3, ठीक है ना, 1/3 यानी 1/3 सीटें जो होनी चाहिए वो संसद में, ठीक है ना, संसद में महिलाओं के लिए क्या होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए बच्चे, ठीक है ना। 1/3 सीटें जो होनी चाहिए बच्चे संसद में महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए बच्चे। आवाज आ रही है मेरी बच्चे? कोमल आवाज आ रही है? ठीक है। दीपा आवाज आ रही है बच्चे? दीपा आवाज आ रही है? ठीक है बच्चे। तो 96 में ध्यान में रखना बच्चे, 1996 में महिलाओं के लिए संसद में मांग की गई, मांग है बच्चे, अभी लागू नहीं हुआ, कि 1/3 सीटें जो होनी चाहिए वो संसद में महिलाओं के लिए क्या होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए। ये मांग हुई थी, लेकिन अभी तक ये मांग मान्य नहीं हुई है, ठीक है ना बच्चे, ये ध्यान में रखना। तो महिलाओं से ये चीजें उठ रही हैं बच्चे। 90 जब पेज नंबर 3 पे आओगे बच्चे तो वहां 1992 में उच्चतम न्यायालय ने, जो 1992 है बच्चे, वहां उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में ये बोला कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए पुरुष और महिला का बच्चे। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, और इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर तुम्हारे साथ अगर कहीं वेतन को लेकर, तुम नौकरी कर रही हो और वेतन को लेकर अगर भेदभाव है तो तुम उस संगठन के खिलाफ क्या कर सकती हो बच्चे, केस कर सकती हो, ठीक है। वेतन भी समान होगा और पदोन्नति में भी तुम्हें क्या होगा, उचित बर्ताव होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि तुम्हारी ज्वाइनिंग पहले की है और कोई लड़का है उसकी ज्वाइनिंग बाद में हो रही है, लेकिन लड़का क्या कर लिया, प्रमोट होकर ऊपर आ गया, और तुम पहले से ज्वाइन कर रखे हो लेकिन तुम्हें क्या किया गया, प्रमोट नहीं किया गया। ये उच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा गलत माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने बोला गया है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन होगा, और पदोन्नति यानी प्रमोशन में भी बच्चे महिलाओं के साथ उचित बर्ताव होना चाहिए। ये 92 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बच्चे। ये लैंगिक समानता लाने के लिए चीजें की गई थी बच्चे। 2002 में बच्चे, 2002 में सुप्रीम कोर्ट एससी ने यह कहा कि यदि पत्नी से पति असामान्य व्यवहार करता है तो इसे अपराध की संज्ञा दी जाएगी बच्चे, ठीक है। अगर पति के साथ, पति जो है बच्चे पत्नी के साथ अगर असामान्य व्यवहार कर रहा है तो उसे भी एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में रखा गया है बच्चे। ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है तो वो भी एक प्रकार का अपराध है। गाली गलौज कर रहा है वो भी अपराध है बच्चे। महिला वो अपनी पत्नी के ऊपर दबाव बना रहा है कुछ गलत कार्य को करने के लिए बच्चे, तो वो भी एक प्रकार से क्या माना गया है, अपराध माना गया। वो भी एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में आता है बच्चे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बच्चे। आई बात समझ में? कोमल आवाज आई थी बच्चे यहाँ पे? ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। आगे आओगे बच्चे, लैंगिक समानता को लेकर एक सरकार ने प्रोजेक्ट गरिमा, प्रोजेक्ट गरिमा क्या है? प्रोजेक्ट गरिमा में ये हुआ था बच्चे, जैसे भारतीय जो थल सेना है, जो इंडियन आर्मी है बच्चे, वहां पे महिलाओं को के साथ एक प्रकार से देखा गया कि भेदभाव होता है। तो प्रोजेक्ट गरिमा के द्वारा भारतीय थल सेना जो थी वो प्रोजेक्ट गरिमा के द्वारा
महिलाओं के साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार होगा जिस प्रकार से इंडियन आर्मी में इंडियन ऑफिसर के साथ होता है बच्चे। उसी प्रकार का जो इंडियन आर्मी में जो फीमेल है उनके साथ जो बर्ताव होना चाहिए, जो बिहेवियर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और दूसरा एकदम सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। सहिष्णुता का मतलब टोलरेंस का मतलब ये होता है कि मैं जब भी तुमसे कोई कार्य गलत हो गया तो मैं तुम्हें से चिल्लाकर बात नहीं कर सकता हूं। अगर मैं तुमसे चिल्लाकर बात कर रहा हूं बच्चे, इसको असहिष्णुता बोलते हैं, इनटॉलरेंस बोला जाता है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर तुमसे कोई गलती भी हो गई है या तुमसे मुझे कोई चीज पूछना भी होगा तो वो तरीका मेरा क्या होना चाहिए, एकदम नैतिकता से भरा होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए बच्चे। ऐसा नहीं कि गाली गलौज के साथ में तुमसे क्या कर रहा हूं, जवाब ले रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या है, गलत है बच्चे। तो प्रोजेक्ट गरिमा जो था इंडियन आर्मी के द्वारा ये चलाया गया था, प्रोजेक्ट गरिमा बच्चे। और इसमें बोला गया था कि महिलाओं के साथ महिलाओं को इंडियन आर्मी में सम्मान दिया जाएगा, उनके कार्य के, उनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसको हम सम्मान देंगे बच्चे। और दूसरी चीजें, उनके साथ बर्ताव जो होगा वो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर के साथ आप जैसा बिहेवियर करते हैं सेम उसी तरह का बर्ताव करना है। और टॉलरेंस की पॉलिसीज होना है, सहिष्णुता, ठीक है। सहिष्णुता का मतलब आप सही तरीके से बात करें, सभ्य तरीके से क्या करें, बातचीत करें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, टॉलरेंस बोलते हैं। गाली गलौज जो लोग करके बात करते हैं उसको इनटॉलरेंस बोल सकती हो बच्चे, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट गरिमा है बच्चे, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को समाज में अधिकारिता दिलाती है। प्रोजेक्ट गरिमा की वजह से महिलाओं को समाज में एक अधिकारिता प्राप्त होती है। और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट गरिमा से बच्चे महिलाएं जो हैं वो सशक्तिकरण को प्राप्त होती है। जैसे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं बच्चे, यानी फीमेल एम्पावरमेंट की बात किया जाता है। और अधिकारिता को इंग्लिश में बच्चे इंटाइटलमेंट बोलते हैं बच्चे। इंटाइटलमेंट का मतलब ये होता है कि महिला को वो अधिकार प्राप्त होना चाहिए समाज में जिसकी वो हकदार है, और उसने अगर कोई कार्य किया है तो उस कार्य का तारीफ भी उसे ही प्राप्त होना चाहिए, किसी और को प्राप्त ना हो। इसको इंटाइटलमेंट बोलते हैं बच्चे। और दूसरा क्या होता है, एम्पावरमेंट। और एम्पावरमेंट के लिए जैसे प्रोजेक्ट गरिमा चलाया गया बच्चे कि महिलाओं को और सशक्त किया जाए, क्योंकि महिलाओं के साथ अगर इंडियन आर्मी में बच्चे, वैसे तो इंडियन आर्मी में हम महिलाओं को रखते हैं बच्चे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रख लेते हैं, मेडिकल जो डिपार्टमेंट होता है बच्चे आर्मी के अंदर वहाँ रख लिया जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे महिलाओं को रखा जाता है, इंडियन आर्मी का जो जुडिशियल सिस्टम होता है वहाँ पे फीमेल को रखते हैं बच्चे, ठीक है। तो महिला, तो कहीं ना कहीं बच्चे ये चीज़ें ये बताती हैं कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो जो माता पिता होते हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं अपनी बच्चियों को इंडियन आर्मी में जाने के लिए प्रेरित करेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं महिलाओं को और क्या करेगी, सशक्तिकरण करती है और मजबूत करती है बच्चे। दूसरी बच्चे एक चीज़ आया था बच्चे, खास तौर से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को समाज में एक अधिकारिता प्राप्त हो, इंटाइटलमेंट प्राप्त हो, उसके लिए बच्चे 2013 में यूपीए गवर्नमेंट यानी कांग्रेस पार्टी जो थी बच्चे, वो 2013 में शासन में थी। तो जब 2013 में कांग्रेस पार्टी शासन में थी बच्चे, उसने महिलाओं के लिए एक बैंक ओपन किया जिसको भारतीय महिला बैंक बोलते हैं बच्चे। 2013 से पहले महिलाओं से संबंधित कोई बैंक नहीं था। अगर कोई महिला, किसी के पास बच्चे बहुत बेहतर एक आइडिया है जो समाज में रोजगार उत्पन्न कर सकता है महिलाओं के लिए बच्चे, उस महिला को उसके आइडिया के लिए 2013 से पहले कोई बैंक नहीं था बच्चे कि जो उन महिलाओं को क्या करे, लोन दे। या फिर वो जब बैंक में लोन लेने जाती थी बच्चे, तो बैंकों में तुम देखोगे कि पुरुष की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा महिलाओं में एक हिचकिचाहट भी होती है कि यार मैं कैसे बात करूं, और मेरी जो मैं चीज बता रहा हूं कहीं ना कहीं पुरुष समाज मजाक में उड़ा रहे, तुमसे तो होगा नहीं, क्यों, इस तरह की चीजें। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए 2013 में बच्चे जो यूपीए गवर्नमेंट थी ना बच्चे, उसने भारतीय महिला बैंक का क्या किया था, निर्माण किया था। 2013 में भारतीय महिला बैंक बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो था नई दिल्ली में था। इस बैंक में खास बात ये था बच्चे, जो इस बैंक जो था बच्चे, और बैंक का जो एक निर्देशक मंडल होता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं बच्चे, जो उस बैंक से संबंधित नीतियों का निर्माण करते हैं और नीतियों को क्या करते हैं, लागू करते हैं। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सभी महिला ही रखी गई थी बच्चे, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सारी की सारी महिलाएं होंगी। और जितने भी भारतीय महिला बैंक
पूरे भारत में खोले जाएंगे, वहां पे महिला और पुरुष का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा बच्चे, वो 70:30 का होगा, 70:30 का। 70% महिला होंगी उस संगठन में और 30% जो होंगे वो पुरुष होंगे बच्चे। लेकिन एक्चुअली जानते हो कि सरकार ने बैंक स्टार्ट किया था, लेकिन 2016-17 आते आते बच्चे इस बैंक को ना मर्ज कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक में बच्चे। तो अब भारतीय महिला बैंक दिखेगा नहीं, ये कमर्शियल वाणिज्य बैंक था बच्चे। व्यापार के लिए बैंक क्या करता था, लोन देता था कि अगर कोई महिला व्यापार करना चाहती है, कोई नारी, कोई फीमेल, कोई ट्रेड कॉमर्स रिलेटेड अगर कुछ करना चाहती है, या फिर एक नया एंटरप्रेन्योरर है बच्चे, तो वो कोई आइडिया लेकर आ रही है, तो उसके लिए भी बच्चे कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या किया जाएगा, लोन की व्यवस्था जो है वो भारतीय महिला के द्वारा क्या होगी, की जाएगी। लेकिन भारतीय महिला बैंक जो था बच्चे, अभी जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तुम लोगों ने नाम सुना ही होगा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले बच्चे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट्स भी होते थे। जैसे तुमने कहीं पढ़ा भी होगा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, तो इन सभी बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया था बच्चे। उसी समय बच्चे भारतीय महिला बैंक को भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या कर दिया गया था, मर्ज किया गया था बच्चे। तो अब भारतीय महिला बैंक एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन महिलाओं के हितों के लिए कोशिश की गई थी बच्चे, लेकिन वो कोशिश जो है वो सफल नहीं हुई। ये चीजें जर्नलिस्ट ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ बच्चे यहाँ तक? ठीक है बच्चे। अब एक जो चीज हमें देखना है, पेज नंबर जब 4 पे आओगे बच्चे, तो अभी तक हमारे पास 2 ही जेंडर थे, ठीक है ना, एक मेल और फीमेल। अभी क्या हुआ है बच्चे, उच्चतम न्यायालय यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है बच्चे, जो सुप्रीम कोर्ट है बच्चे, उसने थर्ड जेंडर का कंसेप्ट दिया है। ध्यान में रखना, जो तृतीय लिंग है बच्चे, अभी तक तो संविधान में 2 ही लिंग की बात हो रही थी बच्चे। तृतीय लिंग का जो निर्णय है बच्चे, ठीक है, तृतीय लिंग का जो निर्णय है, वो तृतीय लिंग का निर्णय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। ये तुम्हें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए बच्चे। यानी थर्ड जेंडर का जो कंसेप्ट है, तृतीय लिंग का जो एक लिंग, जो तृतीय लिंग है बच्चे, तृतीय लिंग की जो अवधारणा है या जो संकल्पना है या जो कंसेप्ट है बच्चे, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड लिंग में बच्चे, थर्ड जेंडर में किसको रखा है, किन्नरों को रखा है बच्चे, जिनको हम लोग किन्नर, हिजड़े आप बोलते हैं। ये सारे जो आते हैं वो बच्चे किस में आते हैं, थर्ड जेंडर में आते हैं। ध्यान में रखना कि थर्ड जेंडर में किन्नर है बच्चे, ठीक है ना, जो प्राकृतिक रूप से उनमें पुरुष के भी कुछ व्यक्तित्व दिखते हैं और कुछ महिलाओं के भी क्या होते हैं, व्यक्तित्व दिखते हैं। क्लियर नहीं हो पाता, पुरुष और महिला दोनों चीजें क्या होती हैं, उनके बॉडीज में चीजें शो करती हैं, उन्हीं को यह अधिकार प्राप्त होगा थर्ड जेंडर का बच्चे। लेस्बियन, गे, इनको थर्ड जेंडर में नहीं रखा गया है, ये ध्यान में रखना। लेस्बियन और गे को थर्ड जेंडर में नहीं रखा गया है। थर्ड जेंडर में सिर्फ किन्नरों को अधिकार प्राप्त होता है बच्चे। थर्ड जेंडर में जो हिजड़े हैं, जो किन्नर हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं बच्चे, उनको, ट्रांसजेंडर में लेस्बियन नहीं आएंगे और गे नहीं आएंगे। तो जो ट्रांसजेंडर हैं बच्चे, जो किन्नर हैं, उन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि संविधान के द्वारा वो सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। यानी जैसे अनुच्छेद 14 इक्वलिटीज बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार बच्चे, तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार में किन्नरों के साथ भी कानून क्या करेगा, सेम उसी प्रकार का बर्ताव करेगा, व्यवहार करेगा, बिहेवियर करेगा, जिस प्रकार से बच्चे एक सामान्य व्यक्ति के साथ न्यायालय करता है। क्लियर? आर्टिकल 15 में तुम जानते ही हो कि कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, धर्म के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है बच्चे, नस्ल के आधार पे प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है ना, लिंग के आधार पे प्रतिबंधित किया गया है और जन्म स्थान के आधार पे किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है बच्चे। तो ये किन्नरों के साथ भी नहीं होना चाहिए। कि अगर जर्नलिस्ट क्या होता है कि जैसे तुम देखोगे कि पब्लिक प्लेसेस में जर्नलिस्ट क्या होता है कि कभी कभी तुम देखोगे कि एक प्रकार का उनके साथ भेदभाव तुम्हें देखने को मिलेगा बच्चे, ठीक है, और वो कब, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना।
आर्टिकल 16 बच्चे जो है वो किन्नरों के लिए आरक्षण की क्या करता है, व्यवस्था करता है। तो जो राज्य सरकारें हैं बच्चे या जो केंद्र सरकार है बच्चे, वो कानून का निर्माण करे और कानून निर्माण करके किन्नरों को बच्चे समाज में जो उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, वहां पे उनके प्रतिनिधित्व को क्या किया जाए, आरक्षण देकर बढ़ाया जाए बच्चे। इस तरह का सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में बोला है बच्चे, ठीक है। और बहुत सारे, जैसे केरला स्टेट ने तो अपने यहाँ ट्रांसजेंडर को देखा गया कि वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर था जिसे जज बनने का मौका मिला, ठीक है, वो जज भी बना ट्रांसजेंडर कैटेगरी से, और एक एसआई भी बना, सब इंस्पेक्टर भी बना। तो जैसे केरला स्टेट है उसने तो लागू कर दिया है बच्चे, और बाकी राज्य भी धीरे धीरे कानून का निर्माण करेंगे और उस कानून के द्वारा उन्हें क्या करना है, आरक्षण के तहत उनके प्रतिनिधित्व को क्या करना है बच्चे, बढ़ाना। दूसरी चीज है आर्टिकल 19(1) में जो स्वतंत्रता के अधिकार है बच्चे, वो सारा का सारा स्वतंत्रता का अधिकार जो प्राप्त होगा वो किसको प्राप्त होना चाहिए, किन्नरों को भी प्राप्त होना चाहिए, ट्रांसजेंडर। और आर्टिकल 21 में आओगे बच्चे, वहां पे जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ जो है बच्चे, ठीक है ना, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो दिया गया है आप लोगों को या मेरे को, वो कहीं ना कहीं किस में है, ठीक है, आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल जो 21 है बच्चे, वो ये अधिकार देता है राज्य सरकारों को कि राज्य सरकारें इस प्रकार का कानून का निर्माण करें जिससे कि जो किन्नर कम्युनिटी समुदाय है बच्चे, वो भी बेहतर तरीके से इस समाज में जीवन को क्या कर सके, जी सके बच्चे। वैसे किन्नर्स को उस समाज में नहीं रहने दिया जाता बच्चे जिस तुम समाज में रहते हो, उनका खुद का एक समाज मिलेगा जहां पे सिर्फ किन्नर कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। सामान्य जो समाज होता है वो नहीं रहने देता, उनको लगता है कि इनके जो चाल चलन होते हैं, इनके जो तरीके होते हैं, इनका जो बर्ताव होता है, वो समाज में हमारे बच्चों पर एक प्रकार से क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है, पड़ सकता है बच्चे, इसलिए उनको अधिकार नहीं दिया जाता है। आई बात समझ में? तो सर्वोच्च न्यायालय किन्नरों के भी अधिकारों की बात करता है और ध्यान में रखना। और ये तो आर्टिकल कभी भूलना ही नहीं है तुम लोगों को, 14, 15, 16, 19, ये 21, ये तो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं, ठीक है ना। ये तो तुम कभी मत भूलो कि 14 में ना कानून के समक्ष समानता का अधिकार बोला गया है, 15 में प्रतिबंधित किया गया है, भेदभाव को रोकने की बात की जाती है, 16 में आरक्षण की बात की गई है, जो खास तौर से सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं बच्चे, उनके आरक्षण की बात 16 में होता है। 19 में स्वतंत्रता के अधिकार को दिया गया, 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(f), तो यहां तक दिया गया, ये 6 जो स्वतंत्रता। 21 में जब आओगी तो वहां पे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है बच्चे। भारत में 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया, मरने का अधिकार नहीं आता है। तो जो राइट टू प्राइवेसी है बच्चे, वो आर्टिकल 21 में ही अंतर्निहित है। तुमसे अगर कोई पूछे कि राइट टू प्राइवेसी कहां पे, निजता का अधिकार किस जगह संविधान के किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है, तो सीधा बोलना है कि जो आर्टिकल 21 में हमें क्या होता है, निजता का अधिकार जैसी चीजें देखने को क्या होती हैं, मिलती हैं बच्चे, ठीक है। नीचे आओगे तो इस जो किन्नर वर्ग है बच्चे, उनको शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक नौकरियों में, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में आरक्षण का लाभ देने का निर्देश दिया गया बच्चे, कि उन्हें जिस तरह से आप सामाजिक और आर्थिक रूप में और शैक्षणिक रूप में पिछड़े सामाजिक वर्ग में पिछड़ी जातियों को आप जो सुविधाएं और जो लाभ दे रहे हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं लाभ किसको प्राप्त होने चाहिए बच्चे, किन्नरों को भी प्राप्त होना चाहिए। तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, ये निर्णय लागू नहीं हो गया बच्चे, सर्वोच्च न्यायालय ने तो निर्णय दे दिया। ये लागू और मान्य तब होगा बच्चे जब एक प्रकार से राज्य विधि का निर्माण करे, राज्य जब कानून का निर्माण करेगा बच्चे, तब जाकर ये क्या होगा, लागू होगा बच्चे। अभी तो ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो होता है वो राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, हाँ, लेकिन उसके निर्णय पर कार्य करना होता है बच्चे। अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है तब तो कार्य करना पड़ेगा, वरना वो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय आपको परेशान करता रहेगा। तो अभी इस पर राज्य सरकारें क्या करेंगी, कानून का निर्माण करेंगी, और फिर कानून के निर्माण के बाद ही उन्हें ये सारी सुविधाएं क्या हो सकती हैं बच्चे, प्राप्त हो सकती हैं बच्चे। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? आगे जब आओगे बच्चे तो संसद में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए
राज्यसभा में विधेयक तो पारित हो गया है बच्चे महिला आरक्षण से संबंधित कि संसद में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। राज्यसभा ने विधेयक तो पारित कर दिया, लेकिन लोकसभा में वो विधेयक पेंडिंग में है बच्चे, अभी तक लंबित है। तो जब तक लोकसभा उस विधेयक को पास नहीं करता है बच्चे, और लोकसभा से वो विधेयक तभी पास होगा जब लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो। जैसे लगभग 16वीं जब लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था बच्चे, जब 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 61 महिलाएं चुनकर गई थी, और जब 17वीं लोकसभा का चुनाव 19 में हुआ तो मेरे को लगता है कि 71-72 महिलाओं का प्रतिनिधित्व है बच्चे अभी संसद के अंतर्गत। पूरे भारत से सिर्फ 71 महिलाएं हैं, तो सोचो कि मेजोरिटी के लिए 71 से काम नहीं होगा। अगर वो बिल साधारण विधेयक से पास करना है तो आधा +1 होना चाहिए बच्चे। तो महिलाएं जब आंदोलन चलाएंगी, थोड़ा सा एक मंच पर एकत्र होकर जब आंदोलन चलाया जाएगा तब जाकर कहीं ये चीज़ें होती हैं बच्चे। तो यहाँ पे जो जेंडर इन पॉलिटिक्स जो था बच्चे, पॉलिटिक्स इन इंडिया जो था, जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया जो था, वो टॉपिक क्या हो जाता है पूरे बच्चे, पूरा कंप्लीट हो गया बच्चे। तो ये टॉपिक यहीं पर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है बच्चे। अब हम लोग दूसरा एक टॉपिक क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तब तक पानी पी लो तुम लोग।